यूरोप के बाद अब अफ्रीका में वॉर शुरू हो गई। बात हो रही है सूडान की। The conflict could force more than 800,000 people to flee Sudan. Fighting still continues. Hospitals and shops in Khartoum are running low on supplies. With tens of thousands of people caught in the crossfire. The violence just doesn't stop. जहां पिछले कुछ हफ्तों से कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हुए हैं जिनका डायरेक्ट इम्पैक्ट आप पर और मुझ पर हो सकता है। सूडान एक ऐसा देश जो भारत से 5000 किलोमीटर दूर होने के बावजूद इस देश में जो हो रहा है उसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पर यानी आपके वॉलेट पर होता है। कंफ्यूज्ड? ऑफ कोर्स यू आर। लेकिन आज हम समझेंगे कि कैसे कुछ देश अफ्रीका के देशों का इस्तेमाल करके भारत जैसे देशों को गुलाम बनाना चाहते हैं। इस वीडियो के एंड तक आप समझेंगे कि सूडान के क्राइसिस से भारत को क्या सीखने की जरूरत है और सूडान में फंसे 4000 भारतीय लोगों के लिए हमारी सरकार क्या कर रही है। हम दुनिया में होने वाले इंपॉर्टेंट इवेंट्स को एक आसान भाषा में आपको समझाते हैं। अगर आपको जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1, सूडान में हो क्या रहा है। भारत और सूडान दोनों देश इतने दूर होने के बावजूद दोनों देशों में काफी सिमिलैरिटीज हैं। पहली सिमिलैरिटी ये कि दोनों देशों पर ब्रिटिशों ने राज किया। हमें आजादी 1947 में मिली तो सूडान को 1956 में। दूसरी सिमिलैरिटी ये है कि जैसे हमारा पार्टीशन हुआ वैसा ही सूडान का भी पार्टीशन हो जाए इसका प्रबंध ब्रिटिश कर गए थे, जिसकी वजह से कुछ साल पहले 2011 में सूडान, नॉर्थ सूडान और साउथ सूडान ऐसे दो हिस्सों में बट गया। उन्होंने यहाँ डायरेक्ट पार्टीशन नहीं करवाया लेकिन हालात ही कुछ ऐसे कर दिए कि आज नहीं तो कल पार्टीशन होने ही वाला था। तीसरी सिमिलैरिटी ये कि जैसे भारत में अलग अलग धर्म, जाति, पंथ के लोग रहते हैं वैसे ही अफ्रीका और इस पर्टिकुलर केस में सूडान में भी रहते हैं। नॉर्थ सूडान प्राइमरीली अरबिक स्पीकिंग और मुस्लिम था, साउथ सूडान प्राइमरीली क्रिश्चियन था। दोनों एरियाज में ट्राइब्स अलग थे और कल्चर कम्प्लीटली अलग था। अब हुआ ये कि ब्रिटिशों के जाने के बाद नॉर्थ सूडान के कई सारे रिप्रेजेंटेटिव्स ने मिलकर अपनी सरकार बनाई। साउथ के लोगों को लगने लगा कि अरे अब हमारी बातें कौन सुनेगा, तो साउथ सूडान के लोग धीरे धीरे एलियनेट होने लगे। इतने कि बैक टू बैक सिविल वॉर्स होते रहे। लंबे समय के लिए सिविल वॉर्स चलते रहे, फिर कुछ सालों के लिए शांति और फिर से वॉर। ये सिलसिला 1989 तक चलता रहा। अब आते हैं हमारे कहानी के पहले इम्पोर्टेंट किरदार, उमर अल बशीर। इन्हें ये बात समझ गई थी कि सिविल वॉर के चलते लोग सरकार से तंग आ गए, उनका डेमोक्रेसी पर से विश्वास उठ गया। इस बात का फायदा लेकर उन्होंने 1989 में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया। लेकिन क्या यहाँ वायलेंस खत्म हुआ? बिल्कुल नहीं, सिर्फ फॉर्मेट चेंज हुआ। नॉर्थ सूडान के लोग अब भी साउथ के लोगों को डोमिनेट करते थे और साउथ के लोग नॉर्थ के लोगों से आजादी चाहते थे। साउथ के रिबेलियन की वजह से ये सेपरेटिस्ट फ्लेम्स वेस्ट सूडान के डारफोर रीजन में भी पहुंच गए। डारफोर के रिबेल्स को क्रश करने के लिए उमर अल बशीर ने सूडान के वेस्टर्न एरियाज के ट्राइबल लोगों को भड़काना शुरू किया। उनके हाथ बंदूकें थमाई और जांजवीद एस्टैब्लिश किया। काफी सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो ये लोग तालिबान की तरह रेडिकलाइज्ड मिलिटेंट्स थे जो 1980s से लेकर 1990s तक पड़ोसी देश चैड से लड़ते थे, वहाँ के गाँव में डकैती करते थे। लेकिन अब इन्हें सरकार से सपोर्ट मिलने लगा। जैसे CIA और पाकिस्तान ने मिलकर मुजाहिदीन बनाया ताकि USSR से लड़ने में वेस्टर्न देशों की मदद हो, वैसे ही यहाँ जांजावीड बन गया ताकि कल जाकर उनकी मिलिट्री को इनका सपोर्ट मिले। लेकिन ये सारे एफर्ट्स फेल हो गए और 2011 में साउथ सूडान एक सेपरेट देश बन गया जिसने खुद की सरकार बनाई। अब साउथ सूडान को भूल जाते हैं और फोकस करते हैं नॉर्थ सूडान विच इज प्रेजेंट डे सूडान, जहां जांजावीड के लोग अचानक से जॉबलेस हो गए। फिर उन्हें ऑफिशियली कुछ काम मिले, इसलिए RSF यानी रैपिड सपोर्ट फोर्स बनी। लेकिन नाम बदलने से मिलिटेंट मेंटालिटी नहीं बदलती। इस ग्रुप ने कई ह्यूमन राइट्स वायलेशंस किए, सिविलियंस के साथ क्रूअल्टीज की। और आपको तो पता ही है, जो लोग अपने घर में सांप पालते हैं वो सांप आज नहीं तो कल को भी काटते ही हैं। ये यूनिवर्सल सच्चाई है। धीरे धीरे जांजावीड और पावरफुल बनता गया, उनमें से नए नए लीडर्स उभर कर आए। उमर अल बशीर के बाद अब्दुल फतेह अल बुरहान प्रेसिडेंट बन गए। कैसे? बिल्कुल हमारे नेबर की तरह, वाया अ मिलिट्री कू इन 2019। बुरहान पहले सूडानीज आर्म फोर्सेस के लीडर थे और उनके डेप्यूटी थे ये इंसान मोहम्मद हमदान डगालो। साथ काम करने के बावजूद इन दोनों की बिल्कुल नहीं बनती थी। फिर भी दोनों ने 2019 में साथ मिलकर डिक्टेटर उमर अल बशीर को ओवरथ्रो किया। बुरहान ने एक प्लान बनाया कि सूडान की आर्मी और जांजावीड के मिलिटेंट से बनी RSF को मिलाकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए और यहाँ से प्रेजेंट डे कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई, क्योंकि बुरहान बशीर के पुराने एसोसिएट्स को प्लम स्पॉट्स देना चाहता था और RSF के लोग किसी के अंडर काम करना नहीं चाहते थे। अब नॉर्थ सूडान को एग्जैक्टली कौन कंट्रोल करेगा, आर्मी या रैपिड सपोर्ट फोर्स? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए दोनों फोर्सेस ने एक दूसरे के ऊपर गोलियां बरसाई। 15 अप्रैल को दोनों ग्रुप्स ने सूडान के कैपिटल खार्तूम में एक दूसरे पर गोलियां चलाई। सिविलियंस के घरों पर भी अटैक्स हुए। इस सिविल वॉर में कोई भी सेफ नहीं। चैप्टर 2,
अफ्रीका का इम्पोर्टेंस। जब भी हम अफ्रीका के बारे में सोचते हैं तो हमारी आंखों के सामने आते हैं रेगिस्तान, लेकिन असल में रियलिटी एग्जैक्टली उल्टी है। अफ्रीका इम्पोर्टेंट है उसके पानी के लिए। ये है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। एरिट्रिया, इथियोपिया, सोमालिया, जिबूटी, इस एरिया को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। सूडान, साउथ सूडान, कीनिया, युगांडा को मिलाकर इस एरिया को ग्रेटर हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। इन सारे देशों में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चला आया है और इस कॉन्फ्लिक्ट का फायदा लेने की कोशिश हर बड़ी पावर करती है। इनमें अमेरिका, चाइना, रशिया, सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट जैसे देश शामिल हैं। जरा इस इमेज को ध्यान से देखिए कि इस रीजन में कितने अलग अलग मिलिट्री फैसिलिटीज हैं। जिबूटी ऑलरेडी एक चाइनीज कॉलोनी बन चुका है, जो हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया। आखिर इस एरिया में इतने सारे पार्टीज को इंटरेस्ट क्यों? पानी की वजह से, एंड टू बी स्पेसिफिक रेड सी और गल्फ ऑफ एडन की वजह से। ये एरिया मिडिल ईस्ट के नजदीक है और मिडिल ईस्ट यानी ऑयल एंड ऑयल यानी पैसा, यानी जो इस ग्रेटर हॉर्न ऑफ अफ्रीका को कंट्रोल करेगा वो वर्ल्ड ट्रेड का 12% ट्रेड और 20% ऑयल का ट्रेड कंट्रोल कर पाएगा। 2021 में स्वेज कनाल में एक शिप अटक गई और उसके वजह से एक हफ्ते तक वहाँ ट्रैफिक जैम जैसा सीन हो गया। इट जस्ट गोस टू शो कि ये नैरो स्ट्रिप कितना इम्पोर्टेंट है। भारत और सऊदी के बीच का ट्रेड भी इसी रूट से चलता है। हमें वहाँ से ऑयल आता है और हम भी मर्चेंडाइज इसी रूट से एक्सपोर्ट करते हैं। यानी यहाँ कंस्पिरेसी ये है कि दूसरे देश ऑयल के सप्लाई को कंट्रोल करना चाहते हैं, जिससे आप और मुझ जैसे आम इंसान के लिए ऑयल और महंगा हो। इसी की वजह से वेस्टर्न देशों का, रशिया और चाइना जैसे देशों का इस एरिया में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाने में इंटरेस्ट है। वो चाहते हैं कि इन अफ्रीकन देशों में डेवलपमेंट ना हो, क्योंकि डेवलपमेंट हो गई तो वो खुद अपने राइट्स के लिए लड़ेंगे, खुद की नेवी बनाएंगे, खुद के पोर्ट्स बनाएंगे, खुद के रिसोर्सेज खुद कंट्रोल करेंगे और ट्रेड में एक पार्टनर बन जाएंगे। और दुनिया की सारी ग्रेट पावर्स उन्हें एज अ पार्टनर नहीं, एक गुलाम बनाए रखना चाहती है। जरा सोचिए, इनमें से कोई भी देश अपने खुद के वेपन्स नहीं बनाता, तो ये बंदूकें आती कहां से है? सूडान का काफी बड़ा कोस्टलाइन रेड सी पे है और उनके पोर्ट सूडान में यूएई और रशिया दोनों मिलिट्री बेसेस बनाना चाहते हैं। रशिया की वजह से अमेरिका का इस देश में इंटरेस्ट फिर से बढ़ा है। अमेरिका की हमेशा से एक ही कोशिश रही है कि रशिया को यहाँ अपना बेस बनाने ना दिया जाए और इस साल फरवरी 2023 में सुडानीज आर्मी ने रशिया को पोर्ट सूडान पर मिलिट्री बेस बनाने की परमिशन दी थी। रशिया ने अपने लेवल पर सूडान को ज्यादा वेपन्स देने का वादा किया और एडवांस फाइटर मशीन्स भी। एंड रशिया का वैगनर ग्रुप 2017 से ही सूडान के गोल्ड माइंस को कमर्शियली एक्सप्लॉइट कर रहा है। नाउ लेट्स कम टू आवर फेवरेट चाइना ने सूडान को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बनाया। सूडान और चाइना ने माइनिंग, हाइड्रो पावर प्लांट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स में कोऑपरेशन किया। सूडान के ऑयल सेक्टर पर चाइना का इतना कंट्रोल है कि 2011 में साउथ सूडान बनने से पहले सूडान के ऑयल सेक्टर में चाइना की मोनोपोली थी। चाइना सूडान में कई प्रोजेक्ट्स कर रहा है, हेल्थ केयर, पोर्ट डेवलपमेंट, एयरपोर्ट डेवलपमेंट, और उन्होंने $2.5 बिलियन के लोन्स भी दिए हुए हैं। अब आते हैं इजिप्ट पर। इजिप्ट सूडान का नेबर है और वो सिर्फ बॉर्डर को ही नहीं बल्कि नाइल रिवर को भी शेयर करता है। इस सूडान कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हजारों लोग इजिप्ट में भाग गए। एक तरफ इजिप्ट सूडान की आर्मी को सपोर्ट करता है और दूसरी तरफ यूएई RSF को। दगालो ने यमन के सिविल वॉर में ट्रूप्स भेजकर सऊदी अरेबिया और यूएई को सपोर्ट किया, इसलिए ये दोनों देश सूडान के पैरामिलिट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन यूएई एक लॉन्ग टर्म गेम खेल रहा है। उनका ऑब्जेक्टिव क्लियर है, एक कि ज्यादा से ज्यादा पोर्ट्स पर मिलिट्री कंट्रोल पाओ और दूसरा कि फार्मलैंड में इन्वेस्ट करके अपने देश की फूड सिक्योरिटी इंश्योर करो। यस, यूएई इज इन्वेस्टिंग इन फार्मलैंड ताकि कंपनीज वहाँ फूड ग्रो करके उन्हें एक्सपोर्ट कर सके और ट्रेड पर कंट्रोल पाने के लिए वो सूडानीज मिलिट्री के साथ पोर्ट्स बांध रहे हैं। ये सब पढ़ के ऐसा लग रहा है कि सूडानीज लोगों की जिंदगी तो तबाह हो रही है, बट ऑल ऑफ दीज पावर्स ओनली हैव देयर ओन इंटरेस्ट्स इन माइंड। काफी बार एक देश के इंटरेस्ट दूसरे देश के इंटरेस्ट से क्लैश होता है और इसका रियल इम्पैक्ट ऑन ग्राउंड लोगों को बेयर करना पड़ता है। करप्ट सरकार, सिविल वॉर्स और फॉरेन इंटरेस्ट, इन तीन रीजंस की वजह से अफ्रीका आज भी युद्ध की आग में झुलस रहा है। चैप्टर 3 लेसन्स फॉर भारत। सूडान की हिस्ट्री को देखे तो पता चलता है कि नॉर्थ और साउथ सूडान में रिलीजियस और एथनिक आइडेंटिटी इश्यूज थे, जिसकी वजह से 2 सिविल वॉर्स हुए और फाइनली साउथ सूडान स्प्लिट हुआ। दिस शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ नेशन बिल्डिंग। हम हमेशा कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, लेकिन सिर्फ कहने से यूनिटी नहीं बनती,
एक्चुअली दूसरे कल्चर्स को सीखना और अप्रिशिएट करना पड़ता है। आज भी हम भाषा और रिलीजन के बेसिस पर लड़ते हैं। नॉर्थ ईस्ट के लोगों को एज फॉरेनर्स ट्रीट करते हैं। हमारा ये नैरो माइंड हमारे ही लोगों को हमसे दूर ढकेलता है। अफ्रीकन देश और भारत दोनों यूरोपियन कॉलोनीज थे और कॉलोनाइजर्स ने जाते जाते ये अश्योर किया कि नए प्रॉब्लम्स क्रिएट करके ही हम निकले, क्योंकि वो एक नए तरह का कॉलोनाइजेशन स्टार्ट करना चाहते थे, रिमोट कॉलोनाइजेशन, ताकि वो हमारे देश के इंटरनल मैटर्स में दखल अंदाजी करके यहाँ इंस्टेबिलिटी बढ़ाए और उनके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करे। इससे बाहर निकलने का एक ही तरीका है कि खुद केपेबल बनो, आत्मनिर्भर बनो। दिस इज नॉट पेट्रियटिज्म और टॉक्सिक नेशनलिज्म, दिस इज प्रैग्मेटिक एंड प्रैक्टिकल, और आज इसी की जरूरत है। अफ्रीका गिव्स अस इंपॉर्टेंट लेसन्स। अफ्रीका के ये सारे देश हमारे नेचुरल एलाइज हैं, क्योंकि भारत उन्हें एज अ कॉलोनाइजर नहीं देखता। अगर भारत को एक सुपर पावर बनना है, एक ग्रेट पावर बनना है, तो भारत को ऐसे ही अलग अलग देशों से दोस्ती बनानी हो, और इन द फ्यूचर हम ऐसे देशों के बारे में वीडियोस बनाते रहेंगे। चैप्टर 4 कंक्लूजन। 4000 भारतवासी सूडान में अटक गए हैं और भारत का एक मिशन है, लीव नो इंडियन बिहाइंड। रैपिड सपोर्ट फोर्सेस ने एयरपोर्ट पर ही अटैक किया, विच मेड इवैक्यूएशन चैलेंजिंग। ऑपरेशन कावेरी के अंडर भारत ने C-130J फाइटर जेट सऊदी अरेबिया के जेड्डा में स्टेशन किए हैं, जिससे लोग इवैक्यूएट हो रहे हैं। लोग खार्टूम से पोर्ट सुडान तक ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं और फिर पोर्ट सुडान से जेड्डा तक। सऊदी अरेबिया ने भारत को इस इवैक्यूएशन में फुल सपोर्ट किया, जिसकी वजह से हम हमारे जेट्स और शिप्स वहां पर रुका सकते थे। एज पर रिपोर्ट्स ऑलमोस्ट 3000 इंडियंस हैव कम होम, और अब न्यूज आई है कि कमर्शियल एयरलाइन इंडिगो भी रेस्क्यू एफर्ट्स में साथ दे रहा है। अब फोकस शिफ्ट हुआ है उन भारतीयों पर जो रिमोट एरियाज में ऑयल एक्सप्लोरेशन के काम के लिए रहते हैं। उन्हें इवैक्यूएट करना चैलेंजिंग होगा। लीव नो इंडियन बिहाइंड। कॉमन सेंस यही कहता है कि हर सरकार की ये ड्यूटी होनी चाहिए कि वो अपने किसी भी सिटीजन को पीछे ना छोड़े, एक ऐसे देश में ना छोड़े जो इतना अनस्टेबल बन गया। लेकिन आप सुनकर सरप्राइज होंगे कि ऐसे बहुत कम देश है जो अपने ही सिटीजन्स को इवैक्यूएट करने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। यूएसए ने अपने डिप्लोमेट्स को निकाला और फिर सिटीजन्स को कहा कि अब सिविलियन इवैक्यूएशन करना सेफ नहीं है। ब्रिटेन के इवैक्यूएशन एफर्ट्स भी कोऑर्डिनेटेड नहीं थे। जहां दूसरे देश अपने ही सिटीजन्स को पीछे छोड़ रहे हैं, वहां भारत सिर्फ अपने ही नहीं फ्रांस के लोगों को भी इवैक्यूएट कर रहा है। इस मूव के लिए फ्रांस ने भारत को थैंक यू भी कहा है। एंड दैट्स द काइंड ऑफ लीडर इंडिया नीड्स टू बी। भारत आज जियोपॉलिटिक्स में काफी इंटरेस्टिंग पोजीशन पर है, जहां हम ग्लोबल साउथ के लीडर बन सकते हैं। ग्लोबल साउथ यानी वो सारे देश जो पहले एक कॉलोनी हुआ करते थे, जो गरीब थे, जिनके ऊपर अत्याचार हुए, उनका वॉइस बनने की कैपेसिटी भारत में है। जहां दूसरे देश अफ्रीका के गरीब देशों को आज भी सिर्फ उनके जियोग्राफिकल लोकेशन या फिर उनके रिसोर्सेज के लिए एक्सप्लॉइट करते हैं, हम उन्हें एज एन इक्वल पार्टनर देखते हैं। हम अफ्रीका के 4th बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, उन्हें फ्री में वैक्सीन देते हैं, उनके स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देते हैं, वहाँ सोलर पावर प्रोजेक्ट शुरू करके उन्हें क्लीन एनर्जी देने की कोशिश करते हैं। और दूसरे देशों में और भारत में यही डिफरेंस। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला, तो सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिए, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में भारत एक लीडर बनने जा रहा है। लेकिन हम कैसे लीडर बनेंगे, हम कौन सी मिस्टेक्स करेंगे और क्या क्या इंपॉर्टेंट लेसन सीखेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। हे दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वो लाइक बटन प्रेस कीजिए। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आपको जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो ये प्लेलिस्ट मिस मत कीजिए। इस समर में हमने एक बहुत बड़ा कैंपेन लिया है कि हम 1 लाख आम के पेड़ लगाना चाहते हैं। कैसे, यहाँ पर देखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें फर्क पड़ता है।